आज के वीडियो की शुरुआत इस सवाल से करते हैं। ज़रा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा इस सवाल का और ज़रा जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखता हूँ आपको आता है कि नहीं। और शुरू करने से पहले ही बता दूँ, 7th का एनसीईआरटी है ये। तो देखते हैं आपका 7th का एनसीईआरटी के भी लेवल पर आप पहुँच पाए हैं नहीं। देखिए क्या है सवाल कि भारत में शीतोष्ण सदाबहार और शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पर पाए जाते हैं, उन राज्यों के नाम बताइए। ज़रा मुझे बताइएगा कि शीतोष्ण सदाबहार और शीतोष्ण पर्णपाती वन में पहले बात तो अंतर क्या होता है और ये किन किन राज्यों में पाए जाते हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या भूगोल चाहिए होता है इन वनों को पाने के लिए। तो ज़रा ध्यानपूर्वक सोचकर बताइएगा, तब तक मैं चैप्टर शुरू करता हूँ। और चलिए एनसीईआरटी का ये अगला वीडियो है, देखते नहीं हैं बहुत सारे बच्चे, फिर भी मैं बना देता हूँ क्योंकि मुझे 7th का एनसीईआरटी तो कंप्लीट करना ही है। और आज इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर मैं कवर कर सकूँ। ये बच्चों वाली कहानियाँ हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति के सघनता और प्रकार में भी परिवर्तन होता है। किन घटक भाई? तो तापमान, वर्षा, उसके अलावा मिट्टी, क्या क्या मैंने बोला, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मिट्टी की परत होनी चाहिए, वहाँ पर तापमान कैसा है, जलवायु कैसा है, इन चीज़ों कारण वहाँ का जो वन है, जो वहाँ की वनस्पति है, जो वहाँ के जीव जंतु हैं, जो वहाँ के जंगल झाड़ हैं, ये सब के सब प्रभावित होते। यही नहीं, जो वहाँ का इंसान है, इंसान के स्किन का कलर, उसके बाल का कलर, उसके बाल का कैसा प्रारूप होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, सब कुछ सब चीज़ किस पर डिपेंड करता है कि वो किस जलवायु प्रदेश में रह रहा है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं इसमें। देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ अगला, आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला श्रेणी कौन सा होता है? वन, जिसको क्या कहा जाता है? वन, जो वृक्षों के उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन व खुले वन विकसित होते हैं। सघन वन का मतलब होता है बहुत ही हाईली डेंस फॉरेस्ट, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और खुले वन का मतलब होता है जो आमतौर पर आप अपने घर के आस पड़ोस में छोटे छोटे वन देखते हैं, आम के बगीचे वगैरह, वो किस में आते हैं? तो ओपन फॉरेस्ट उसको कहा जाता है, ओपन फॉरेस्ट कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है? घास स्थल। अगला कौन सा होता है? घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। इनका ये ध्यान रखिएगा, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। घास स्थल का मतलब ये मत समझिएगा हरी हरी घास लगी रहती है। घास का मतलब है लंबी लंबी सी घास रहती है जिसमें जानवर बहुत सारे रहते हैं। शिकार के लिए उपयुक्त जगह होता है ये, और शिकारी को छुपने के लिए भी उपयुक्त जगह होता है, इसलिए यहाँ पर हिंसक जानवर बहुत सारे पाए जाते हैं घास स्थल वाले में। ओके, मध्यम वर्षा होता है कि क्या तात्पर्य है कि यहाँ पर वर्षा भी कोई ज़्यादा नहीं होती है। कांटेदार झाड़ियाँ ये कहाँ पर पाई जाएंगी? तो ये बिल्कुल सूखे इलाकों में पाए जाएंगे जहाँ वर्षा बिल्कुल कम होता है। ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और इन सब इलाकों में आपको मिल सकती है। कांटेदार झाड़ व झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी, और ये सब बातें तो आप जान ही चुके। सलीमा की कहानी को छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव होता है। देखिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये पृथ्वी है, ये बीच से विषुवत 0 डिग्री गुजर रही है। 0 डिग्री में बहुत भारी वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर ऐसे वन पाए जाएंगे जो साल भर रहते हैं और साल भर पत्ते उनके रहते ही, और इनको कहा जाता है सदाबहार, जिसमें कभी भी बाहर नहीं जाता, उसी को सदाबहार कहा जाता है। और इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो पर्णपाती वन आपको मिलते हैं। सबसे ऊपर जाएंगे तो शंकुधारी वन आपको मिलते हैं। लेकिन क्या भारत विषुवत पर है? नहीं है, लेकिन भारत में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्यों? इसी को कहा जाता है लोकल फैक्टर्स वहाँ पर हावी होता है। लोकल फैक्टर का क्या तात्पर्य होता है? स्थानीय रीजन, स्थानीय जलवायु वहाँ का कुछ ऐसा होता है जिसके कारण से वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। और बस भले विषुवत पर अटपना अंडमान ना हो, लेकिन विषुवत से हल्का सा ही दूरी है उसकी। दक्षिण भारत का भी जो नीलगिरी का इलाका है, जो पश्चिमी तट का इलाका, ये भी क्या है? अंडमान से विषुवत से ज़्यादा दूर पर नहीं है। इन क्षेत्रों में जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर भी खूब सारी वर्षा होती है, इसलिए वहाँ पर भी कौन से वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब शुरू करते देखते हैं। सबसे पहले विषुवत पर जो वन पाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इनको कहा जाता है। जो कहाँ पर उगते हैं? तो ये विषुवत के क्षेत्र में उगते हैं। बहुत ही घने वन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सघन होते हैं। इनकी लकड़ियाँ किसी काम की नहीं होती क्योंकि इतने मोटे और भारी होते हैं कि उनका फर्नीचर में उपयोग नहीं कर सकते हैं। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं, और इनको कहा जाता है अमेजॉन का फॉरेस्ट। अमेजॉन का फॉरेस्ट जो है इसी को कहा जाता है। अमेजन का जो फॉरेस्ट आप सुनते हो, वन सुनते हो, वो इसी को कहा जाता है। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये घने वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के आसपास में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वर्षा वन कहा जाता है। 0 डिग्री के आसपास
आसपास। अब इसमें कौन कौन से वन होते हैं, इसकी खासियत क्या होती है, पेड़ की पत्तियां पूरी तरह कभी नहीं झड़ती है, इसलिए भी इसको सदाबहार कहते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें कौन कौन से पेड़ हैं वो आपके लिए जानना जरूरी है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष यानी कि मोटे मोटे लकड़ी वाले पेड़ जो होते हैं, जैसे रोजवुड, आबनूस, मोहोगनी आदि पाए जाते हैं। इन पेड़ों के नाम ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं और आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इनको कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किसको कहा जाता है भाई, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती का मतलब होता है पत्ता गिरा देने वाला वन। जो वन एक बार वर्ष में अपना पत्ता को गिरा देता हो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है पर्णपाती। ओके, उष्णकटिबंध का मतलब तो आपको पता ही होगा। उष्णकटिबंध किसको कहा जाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है ये क्या कहलाता है, उष्णकटिबंध कहलाता है। उष्णकटिबंध कहा जाता है इसको, ये तो पता ही होगा, ये सब मैंने बता भी दिया था आपको। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया या मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम ये पेड़ क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसलिए जब पतझड़ का मौसम आप देखते हैं कब, तो अभी दिसंबर के बाद जनवरी से लेकर पतझड़ का मौसम हल्का हल्का शुरू हो जाएगा और ये मार्च अप्रैल तक जाकर अपने चरम पर होता है। पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल लगभग में गिर जाती हैं सारी। उसके बाद ये क्या होता है, जब उनको फिर से बारिश के पानी मिलता है तो फिर से उनमें पत्तियां आ जाती हैं। क्यों आती हैं, क्योंकि पेड़ को जल का संरक्षण करना होता है। जल के संरक्षण द्वारा खुद को जीवित रखने के लिए वो ये उपाय करती हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में, अब ये जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं इनके लकड़ियां मजबूत भी होंगी लेकिन हद से ज़्यादा भारी नहीं होंगी। इसलिए कॉमर्शियल रूप से, वाणिज्यिक रूप से इनकी जो लकड़ियां होती हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं और उनका बहुत उपयोग होता है। जैसे आप अगल बगल में जो पेड़ देखते हैं वो यही होता है, साल का वृक्ष, सागवान, नीम, शीशम, ये काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री में उपयोग होते हैं। और ऐसे वन में बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर इत्यादि भी आपको खूब सारे मिलेंगे। इस प्रश्न का अगर जवाब नहीं मिले तो एनसीईआरटी आज से रोज़ पढ़िए, अगर जवाब मिल जाए तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो आप बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं भाई। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के आप दृश्य देख सकते हैं, आपके आस पड़ोस में जो वन है उसी को पर्णपाती वन कहा जाता है। ओके, शीतोष्ण सदाबहार वन, अब ये कहाँ पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित होते हैं। जो मध्य अक्षांश होता है 45 डिग्री, इसके तटीय क्षेत्र में स्थित होते हैं और सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्र में पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्व ब्राज़ील। यहाँ बांज, चीर, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दृढ़ भी पेड़ पाए जाते हैं और मुलायम भी लकड़ियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट हो गया ये आपके लिए। ये देखिए शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जा रहे हैं। आप मुझे बताइएगा भारत के किन राज्यों में आपने शीतोष्ण सदाबहार वन देखा है, नहीं पता है तो सर्च कीजिए। आज वीडियो के अंत तक मैं यही बोलता रहूँगा। अब शीतोष्ण में सदाबहार भी था तो अब शीतोष्ण में पर्णपाती भी होगा, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध में हम पहुंच गए। पहले हम उष्ण कटिबंध के में थे, अब शीतोष्ण में पहुंच गए हैं। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली व पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश से पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बाज, ऐस, बीज आदि। हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ पर आम जानवर होते हैं और ये भी क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। किन किन देशों में मिलता है ये पूर्वी, उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिम यूरोप के तटीय प्रदेश में आपको उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपको मिल सकते हैं। भूमध्य सागरीय वन कौन से होते हैं। अब देखिए भूमध्य सागर के आस पड़ोस जो वन होते हैं वो क्या होता है, वहाँ पर ठंड में वर्षा होती है। तो ठंड में वर्षा के कारण भूमध्य सागर के चारों तरफ जो होता है वो रसीले फल वाले वृक्ष होते हैं, जिनमें बहुत सारे रसीले फल होते हैं। अब रसीले फल के कारण वहाँ पर शराब का कल्चर बहुत ही फेमस हुआ है और शैंपेन वगैरह का, बियर का जो कल्चर होता है वो वहाँ पर खूब डेवलप हुआ है। चूँकि ठंडा प्रदेश भी है तो इसलिए भी वहाँ पर इन चीज़ों का चलन ज़्यादा होता है। आप जान चुके हैं कि मध्य पूर्व के पूर्वी और उत्तर पूर्वी किनारों का अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती वन से ढके रहते हैं। महाद्वीपों के पश्चिम व दक्षिण पश्चिम किनारे पर, जैसे देखिए ये शीतोष्ण कटिबंध में आप चले जाएंगे भूमध्य सागर के तट के आस पड़ोस में, तो क्या बोला इसने, महाद्वीप के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के किनारे पर ये भिन्न होते हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका,
एशिया के भूमध्य सागर के समीप पाए जाने प्रदेशों में पाई जाती हैं। अब एशिया में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो भूमध्य सागर के समीप हैं? अफ्रीका का भूमध्य सागर के समीप वाला इलाका देखिए कौन कौन से देश आपको दिखता है। लीबिया दिखेगा, मिस्र दिखेगा, और भी बहुत सारे देश दिखेंगे। और एशिया में देखिए कौन कौन सा दिखेगा, इजराइल दिखेगा, सीरिया दिखेगा, तुर्की दिखेगा। इसलिए इनका नाम पड़ा। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में के कैलिफोर्निया में, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पश्चिम, देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। जो चीज़ उत्तरी गोलार्ध में पाया जाएगा वही चीज़ दक्षिणी गोलार्ध में भी पाए जाएंगे। और ये किस प्रकार के वन होते हैं? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में अंगूर के बाग। भूमध्य सागरीय प्रदेश का तात्पर्य होता है भूमध्य सागर जिस अक्षांश पर है ना, अगर इसको बना लीजिए पृथ्वी, ये विषुवत है तो भूमध्य सागर यहाँ पर है। इस अक्षांश पर उत्तर में भी, इस अक्षांश पर दक्षिण में भी इसी तरह के वन पाए जाएंगे। तो इसको बस ध्यान में रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भूमध्य सागर प्रदेश को विश्व का फल उद्यान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंड में वर्षा होती है और ठंड में वर्षा के कारण यहाँ पर रसीले फल मिलते हैं। भारत में भी जिन जिन इलाकों में ठंड में वर्षा होती है, चाहे हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उसके बाद उत्तराखंड और जो भी हरियाणा का इलाका, इनमें फल का उत्पादन खूब अच्छे तरीके से होता है इसी कारण से। ओके, जहाँ पर भी ठंड में वर्षा होगी वहाँ पर रसीले फल मिलेंगे आपको। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म, वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। अभी मैंने बताया कि शीत ऋतु वहाँ पर वर्षा होती है। इस क्षेत्र में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू व सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ के प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन भी कम है। शंकुधारी वन अब कहाँ पर पाए जाते हैं ये जरा देख लेते हैं। शंकुधारी का मतलब होता है बिल्कुल ही ऊँचे पहाड़ में जहाँ पर ठंड पड़ती है, या तो आप रूस चले जाइए या बिल्कुल ही ठंडी जगह पर जहाँ पर भी जाएंगे, चाहे वो चीन में ही क्यों ना ठंडी जगह, वहाँ पर भी शंकु वाले वन मिलेंगे आपको। तो देखिए क्या है, शंकुधारी वन किनको कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहा जाता है। अब यही पूछ लेगा आपसे तो आप बोलोगे क्या पूछ लिया गया है, टैगा किनको कहा जाता है? तो रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। ये शंकुधारी वनों को कहा जाता है, क्योंकि रूस में दुनिया का सबसे ज़्यादा शंकुधारी वन पाया जाता है। कहाँ पर? तो रूस में ही पाया जाता है। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सालीमा या हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा जाता है। सलीमा ने हिमालय में इसको प्रचुर मात्रा में देखा था। सलीमा गई थी घूमने, ऊपर जो कहानी चल रही थी बच्ची की वही। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं। इनको तोड़ोगे तो हाथ से भी टूट जाते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए, क्योंकि बहुत मुलायम होते हैं, तो लुगदी कागज उद्योग में इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो इसलिए कनाडा, रूस में ठंडे प्रदेश, कागज़ बनाने के लिए रूस और कनाडा में काफ़ी सारे उद्योग का इसीलिए डेवलपमेंट हुआ है। यूरोप वगैरह में क्यों? क्योंकि वहाँ पर इस तरह की मुलायम लकड़ियाँ खूब सारी पाई जाती हैं, जिनका आसानी से लुगदी बन सकता है, कागज़ बन सकता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस व पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वृक्षों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी यानी कि जो सिल्वर लोमड़ी होती है, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। गोरे कलर का जो भालू आपने देखा होगा, व्हाइट कलर का, वो सब इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब घास स्थल पर आ गए। ये क्या थे ऊपर? ये वन थे अलग अलग। आप क्या करेंगे, एक फ़ोटो बनाएंगे इस प्रकार से, अलग अलग अक्षांश उसमें खींचेंगे और वहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं इसका फ़ोटो एक बार बनाकर रख लेंगे। पता भी चल गया होगा, कोई बच्चे थोड़ी नहीं, एक बार पता चल जाता है कहाँ पर कौन सा वन पड़ता है। वहाँ के वर्षा के हिसाब से उसको कनेक्ट कीजिए तो आपको दिख जाएगा। अब घास स्थल क्या होता है? इसी प्रकार का स्थल होता है और ये बड़ा बड़ा होता है। सोचिए पूरा का पूरा एक पूरा वन ही हो ऐसा, कितना 50-60 किलोमीटर एरिया में पूरा फैला हो, कितना बड़ा घास। अफ्रीका में है इतने बड़े बड़े एरिया, अफ्रीका में इतने बड़े बड़े घास मैदान है भाई। ये वन भूमध्य रेखा के किसी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले होते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्यम वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंचा, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। अब घास का अंदाज़ा आप लगा लिए। आपने तो लॉन वाला घास देखा होगा, हरी हरी घास उगती है, वहाँ पर बैठ के पिकनिक मनाना, वैसा नहीं होता। 3 से 4 मीटर लंबी घास होती है, आप इमेजिन कर सकते हैं। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिकार के लिए छुपना और शिकार के लिए भोजन दोनों चीज़ उपलब्ध होता है। हिरन के लिए घास भी है और शेर के लिए हिरन भी है।
शीतोष्ण घास स्थल पर अब हम लोग आ गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिराफ अफ्रीका में केवल पाया जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिराफ अफ्रीका के बाहर कहीं भी नहीं पाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा अफ्रीका वाला चीज़ को। आगे देखिए क्या है, ये मध्य अक्षांश 45 डिग्री के आसपास महाद्वीपों के भीतरी भागों में, जैसे ये पूरा दुनिया है तो ये महाद्वीप का बाहरी भाग हुआ, ये भी बाहरी भाग हुआ, यहाँ भी बाहरी भाग हो सकता है। मान लीजिए जैसे ये मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप है, तो इसका बाहरी भाग हो गया, ये बाहरी भाग, ये भीतरी भाग हो गया। तो ये महाद्वीप के बीच वाले क्षेत्र पाए जाएंगे, बीच वाले क्षेत्र में, बीच वाले क्षेत्र पाए जाएंगे। अफ्रीका के बीच में सबसे ज़्यादा घास स्थल का विकास हुआ। इतने बड़े बड़े घास स्थल कि अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जिनको दुनिया का नेशनल पार्क कहा जाता है, क्योंकि इतने सारे वन और घास स्थल वहाँ पर पाए जाते हैं, इतने सारे जीव जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं कि उन पर विविधता इतनी ज़्यादा है। और ये कहाँ पर होते हैं, हमेशा किसके, महादेश के, महाद्वीप के बीच में स्थित होते हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप लेंगे तो उसके बीचों बीच में घास स्थल स्थित होगा। बीचों बीच में मतलब डायरेक्ट बीच में नहीं, मतलब कि तट में नहीं होगा। ओके, क्या है देखिए यहाँ पर कि ये यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। शीतोष्ण घास स्थल जो होते हैं, जैसे यूरोप और अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल पाया जा सकता है, तो यहाँ के घास स्थल क्या होंगे, आमतौर पर छोटी और पौष्टिक। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप पाए जाते हैं। अब कटीली झाड़ियाँ, ये कहाँ पर पाए, बिल्कुल शुष्क इलाकों में, अपने राजस्थान में भी मिल सकता है आपको। अगला देखिए क्या है कि शुष्क रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के किनारे पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेश को चिन्हित कीजिए। जैसे विश्व आप देखेंगे अगर, तो विश्व अगर आप देखेंगे, यहाँ एशिया में आपको मिलेगा ये 0 डिग्री है, यहाँ भारत में मिलेगा, यहाँ चीन में आपको मरुस्थल मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ अफ्रीका में जाएंगे तो अफ्रीका में सहारा मरुस्थल पूरा पूरा ऐसे बिखरा पड़ा मिलेगा आपको। यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है, यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है। अब अमेरिका के पश्चिमी तट पर आपको मरुस्थल का इलाका दिख सकता है। दक्षिण अमेरिका के भी पश्चिमी तट पर आपको मरुस्थल का इलाका दिख सकता है। मरुस्थल जो होते हैं सामान्य तौर पर किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी तट के भाग में स्थित होते हैं। सामान्य तौर पर मैं यूज़ कर रहा हूँ शब्द को, ज़रा ध्यान रखिएगा, जनरली। ओके, तीव्र गर्मी और पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तीव्र गर्मी में बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति का अभाव होता है। और जानवर जो यहाँ पर होते हैं, तो बड़े जानवर यहाँ पर कम पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पीने के लिए पानी बहुत भारी मात्रा में चाहिए। तो यहाँ पर छोटे छोटे कीट पतंगे, सांप, ये सब पाए जा सकते हैं, बिच्छू पाए जा सकते हैं। और यहाँ पर जो छोटे छोटे कीट पाए जाते हैं, हमेशा उनका पैर लंबा होता है। पैर लंबा होने से क्या होगा, वो ज़मीन से ऊपर उठ के चलती हैं। क्यों? क्योंकि नीचे रेत है, बहुत तेज़ गर्म होता है, इसलिए उनका पैर लंबा रहता है, वो तेज़ तक भागती हैं, दूर तक जा सकती हैं। और एक चीज़ बताता हूँ, जो रेगिस्तान होते हैं इसमें जो पौधे होते हैं, इनका जड़ बहुत लंबा होता है। क्यों? क्योंकि पानी की तलाश में काफ़ी गहराई तक चले जाते हैं। ये भी इनकी खासियत है। ये मैं क्या बता रहा हूँ, रामायण नहीं पढ़ रहा हूँ, ये जड़ लंबा बताया है ना, यूपीएससी 2018 का सवाल है, ये पीटी का सवाल है, जाकर देख लेना, स्टेटमेंट यही लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कटीली झाड़ियाँ तो बता ही दिया मैंने आपको। आगे देखिए क्या है, यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा या बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती है। अब देखिए, जो कटीली वनस्पतियाँ तो आपको रेगिस्तान में मिलेगी, लेकिन ठंडा मरुस्थल भी होता है। जैसे अपने लेह लद्दाख में ठंडा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल जिसको कहा जाता है। और क्या है, यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाएंगी। शीत मरुस्थल में काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाएंगी। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होते हैं। इसे टुंडा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। जो शीत मरुस्थल में पाया जाता है उनको क्या कहा जाता है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पति यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेश से पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है। क्यों? ठंड से बचाने के लिए यहाँ के जो जानवर होते हैं उनके ऊपर मोटी सी परत होती है, वसा की मोटी परत होती है। और यहाँ के जानवरों का पहचान होता है, बहुत मोटे होंगे। जैसे आपको याक दिखेगा तो याक बहुत मोटा जीव होता है, उसके ऊपर बहुत मोटी सी उसके रोएदार होते हैं, जिससे क्या होता है, उसको ठंड नहीं लगता। और उसके स्किन के नीचे मोटी सी वसा की परत होती है। और गोलमोल से जानवर यहाँ पर आपको दिखेंगे जो उन्हें ठंडी से बचाती है। यहाँ पाए जाने कुछ जानवर जैसे सील, बालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी, जो स्नो में रहने वाली लोमड़ी होती है, ये सब पाए जाते हैं। देख सकते हैं आप, कोई भी जीव आपको पतला नहीं दिखेगा, सब आपको वसा से लदपत दिखेंगे। क्यों होते हैं ये? क्योंकि
उनको ठंड से राहत मिलती है मोटे स्किन के कारण। एक चीज़ आप देखिए, इसको ध्यान रखिएगा, ये पीटी में पूछा जाता है मैच करने के लिए। उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका में उसको सवाना नाम दिया गया है, ब्राज़ील में उसको कंपोज कहा जाता है, वेनेजुएला में उसको लानोस कहा जाता है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका के उत्तर के भाग में क्या कहा जाता है, लानोस। अर्जेंटीना में उसको पैम्पास कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में उसको प्रेरी कहा जाता है, प्रेयरी कहा जाता है, प्रेयरी। और दक्षिण अफ्रीका में इसको बेल्ट कहा जाता है, मध्य एशिया में इसको स्टेपी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इसको डॉन या डाउन कहा जाता है, डाउन। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका पीटी में पूछा हुआ सवाल है, ये फिर से पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, ये सब तो बातचीत हो रही इन बाप बेटियों की, और बस कुछ नहीं था इसमें, यही था। और आप से सवाल अगर मान लीजिए यही वाला पूछ लिया कि काई और लाइकेन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो टुंड्रा प्रदेश से पाए जाते हैं, यही एग्ज़ाम में पूछ ले। फिर देखो बच्चों को जो बुखार लगता है, फिर वो बोल जाएंगे पता नहीं कहाँ से बीपीएससी या यूपीएससी पूछ लेता है, हमें तो पता ही नहीं होता है। अगला जो चैप्टर है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस्तियाँ और परिवहन है। इसके अगला चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, संचार वगैरह की उसमें बात की गई है, बस्तियाँ कैसे होती हैं, क्या होती हैं, ये सब आपको नहीं जानना है। अगला देखिए क्या है, अगला जो चैप्टर है, उससे पहले एक सड़क मार्ग के बारे में आपको बता देता हूँ। दुनिया का सबसे लंबा सड़क मार्ग कौन सा है, ये रूस है। पूरा का पूरा देश जो दिख रहा है आपको, ये रूस है। बच्चों वाली चीज़ें थोड़ी ना पढ़ाऊँगा आपको मैं कि बस्ती क्या होता है, ये क्या होता है, वो सब आपको पढ़ने की चीज़ नहीं है। देखिए ये रूस है, और इसमें कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो यहाँ पर रूस का एक शहर है जिसको कहा जाता है सेंट पीटर्सबर्ग। यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग है, और ये रूस का सबसे पूर्वी सुदूर पूर्व का इलाका है व्लादिवोस्तोक। क्या मैंने बोला, व्लादिवोस्तोक। यहाँ तक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, और ट्रांस साइबेरियन सड़क मार्ग भी है। यहाँ से यहाँ तक सड़क मार्ग भी है, यहाँ से यहाँ तक रेल मार्ग भी है। दुनिया की सबसे लंबी रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो पश्चिमी रूस को पूर्वी रूस से पूरा पूरा जोड़ता है, और ये रेल मार्ग दुनिया का सबसे लंबा है। एक और देखिए क्या लिखा हुआ है, चीन में जाइनिंग से लहासा। लहासा कहाँ है, तो तिब्बत का राजधानी हुआ करता था कभी, अभी भी है। तिब्बत में जो लहासा तक जाती है गाड़ी, ये 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये रेलगाड़ी चलती है। हाईएस्ट में चलने वाले रेलगाड़ी यही है, और सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी आप देख ही रहे हैं कहाँ से कहाँ तक जा रही है। इसी प्रकार से पूरे दुनिया में जल मार्गों का भी विकास हुआ है, और बहुत सारे पत्तन भी आपको दिखेंगे फेमस वायु मार्ग का भी विकास हुआ है। संचार में तो टीवी और ये सब पोस्ट ऑफिस ये तो जानते ही होंगे। अगला जो चैप्टर है उस पर चलते हैं, आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश। अब ये क्या होता है, इस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। क्यों, क्योंकि इससे समझ बनेगा, ज्योग्राफी का जो समझ होता है ना, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अमेजन बेसिन में सबसे पहले जीवन, अमेजन बेसिन के बारे में अभी मैंने ऊपर चर्चा की थी कि अमेजॉन का फॉरेस्ट होता है, और ये क्या है, तो ये सदाबहार फॉरेस्ट होती है। यहाँ पर भीषण गर्मी पाई जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा, तो मोटे मोटे वृक्ष पाए जाएंगे, बहुत ही घने वन यहाँ पर विकसित होंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब स्पेन ने अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्टॉक पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया था। अमेजन नदी की जब स्पेन वासियों ने खोज की, तो स्पेन ने पता ही आपको उपनिवेश बनाया था ब्राज़ील को, तो वो उन पर अटैक कर दिया वहाँ के मूल लोगों ने। इस आक्रमण ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ गया। उससे पहले इसका नाम अमेजन नहीं था। आज भी ये आपको पता चला होगा, इस आज से पहले नहीं पता होगा। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले एक बार उसका चित्र देख लीजिए। चलिए चित्र दिखाते हैं आपको। ये अमेजन नदी है जो विसुवत के ठीक बीच से बहती है। देखिए ये विसुवत है, इधर भी अमेजन नदी बेसिन है, ये भी बेसिन है। ओके, बेसिन का मतलब होता है नदी, बेसिन का मतलब होता है एक नदी और उसकी सहायक नदियां जिस पूरे क्षेत्र में कवर कर रही हैं उसी को बेसिन कह दिया जाता है। ओके, नदी बेसिन कहा जाता है। अब इसी एरिया में जो लोग रहते हैं उन्हीं के जीवन के बारे में थोड़ा समझेंगे। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर तक के, 10 डिग्री नॉर्थ तक के और 10 डिग्री साउथ तक के भाग को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश। ध्यान दें कि यह पश्चिम पर्वत से निकलकर पूर्व में अंध महासागर कैसे पहुंच गई है। पश्चिम से पर्वत से निकलकर, यानी कि यहाँ से अमेजन नदी निकलती है और यहाँ से निकलकर बहते 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 अटलांटिक महासागर में आ जाती है। और ये सारी इसकी सहायक नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ हैं। ये संपूर्ण रूप से क्या है, तो ये संपूर्ण रूप से अमेजन बेसिन कहलाता है।
ये चीज़ कंप्लीट हो गया होगा। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अब इसको नदी का मुहाना, अमेजन का मुहाना कहा जाएगा। लेकिन यमुना का मुहाना कौन सा है? तो गंगा नदी है यमुना का मुहाना, क्योंकि यमुना अपना पानी कहाँ पर डाल देती है? तो गंगा नदी में डाल देती है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भाग, पेरू के कुछ भाग, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग से प्रवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिससे भूमध्य रेखा गुजरती है? अब आपका यही काम है, एक बार ज़रा ढूंढिए कि इस बेसिन में कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनसे 0 डिग्री गुजर रही है। अमेजन बेसिन में कौन कौन से देश शामिल हैं, ज़रा ये भी देखिए एक बार। जलवायु, जैसा कि आप जानते हैं अमेजन बेसिन में क्या होता है, भूमध्य रेखा के आसपास है, तो यहाँ पर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। भीषण गर्मी पड़ती है, वर्षा के बहुत तेज़ होगी, रोज़ होगी। और यहाँ पर संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और समय बंधा होता है विषुवत पर वर्षा होने का, यानी कि अगर 10 बजे में समय बंधा हुआ है तो 10 बजे से 10 बजे के 5 मिनट के बीच में वर्षा शुरू हो जाएगी का मतलब शुरू हो जाएगी। वर्षा वन पर हम लोग आ गए। वर्षा वन है अमेजन में। तो इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ भूमि पर सघन वन उगाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है। पत्तियों और शाखाओं से छत बन जाती है। इसके ज़मीन जो होता है, इस वन में ज़मीन, वहाँ तक फॉरेस्ट में सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, इसलिए वहाँ पर ज़मीन पर छोटे वृक्ष झाड़ियों का अभाव होता है। इसलिए लंबी लंबी वृक्ष होती हैं सब, क्योंकि सबको सूर्य का रोशनी चाहिए। या तो इस वृक्ष के सहारे छोटे छोटे वृक्ष ऊपर उगते हैं, या इस वृक्ष का जो शाखा होता है उस पर कोई वृक्ष उगाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, वृक्ष की शाखा पर भी अलग वृक्ष उगाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती हैं जिनमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड व ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। अब आर्किड और ब्रोमीलाइड आपसे दे देगा, पूछेगा किस प्रकार के पौधे हैं, तो परजीवी, जो दूसरे पर आश्रित हो उसी को परजीवी कहा जाता है। परजीवी प्रकार के पौधे होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टकून, गुजून पंछी, पक्षी, रंगीन पक्षाती वाले पक्षी, यानी कि रंगीन वाले पक्षी। इसीलिए मूवी देखा आपने एंग्री बर्ड वगैरह, ये सब ब्राज़ील का क्यों दिखाता है? क्योंकि वहाँ अमेजन के फॉरेस्ट में बहुत सारी पक्षियाँ पाई जाती, सुंदर सुंदर। भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में भी पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, सॉल्ट, चींटी खाने वाले टैपरी यहाँ पाए जाते हैं। यही देखिए, ये चींटी खाता है, ये जीव चींटी खाता है। सर्प और सरीसृप पाए जाते हैं और भी बहुत सारे पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोग मांस खाने वाली पिरन्या, मत्स्य समेत मछली विभिन्न प्रजातियाँ अमेजन नदी में पाई जाती है। और यही उनका क्या होता है, यही वहाँ का जलवायु है। ये वहाँ का क्या है, वर्षा वन की बात हो रही थी। अब वर्षा वन के निवासी, अब इनको भी देख लेते कौन कौन वहाँ पर निवास करता है। यहाँ के लोग छोटे क्षेत्र वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपना भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं, नदी मछलियाँ पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है। जनजातीय जीवन जो होता है उसी प्रकार के जीवन यहाँ के लोग जीते हैं। ये मुख्यतः टोपियोका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। मछली और शिकार अनिश्चित होता है, रोज़ रोज़ आपको मछली मिल जाएगा, इस प्रकार से नहीं होता है। ऐसे महिलाएं ही अपनी उगाई गई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन व दहन कृषि करते हैं, मतलब कि कर्तन और दहन कृषि का उपयोग होता है वहाँ पर। काटो जलाओ इस प्रकार का कृषि करते हैं वो लोग। इनका मुख्य आहार मोनियोक है। अब यही पूछ लेगा तो बोलेंगे क्या पूछ रहा है, ये सब चीज़ें क्यों पूछ रहा है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मोनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर में पैदा होता है। मोनियोक कहाँ पर पैदा होता है, तो आलू की तरह में ज़मीन के अंदर में पैदा होता है। इसको कसावा भी कहा जाता है, कसावा। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोष भी खाते हैं। कॉफ़ी मक्का और कोको जैसे नकदी फसल भी यहाँ पर उगाई जाती है। और ये सब पहले वन के ही उत्पाद थे जो बाद में बाहर आए हैं। कर्तन और दहन पद्धति के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। और काटकर भूमि साफ करते फिर इनको जलाया जाता है। इससे साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। ज़मीन के इस टुकड़े के बार बार मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, टीआरई का पेपर अगर आपने देखा होगा इसी साल जो हुआ है बीपीएससी में, उसमें क्या पूछा गया था कि ब्राज़ील में झूम कृषि को क्या कहा जाता है, तो वो यहीं से था। 7th के एनसीईआरटी से ही सवाल पूछा गया था वो।
और फिर बच्चे बोल रहे थे बीपीएससी अन्याय करती है। कोई अन्याय नहीं करती है यार, एनसीईआरटी पढ़ते नहीं हो फिर बोलते हो कि एनसीईआरटी सवाल पूछ रहा है। चले आगे बढ़ते हैं। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते का आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका क्या होता है, उनका निवास स्थान होता है। जो ब्राज़ील में लोग रहते हैं उनका, ओके, मलोका में भी रहते हैं, जहाँ कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुँचने नदी मार्ग एकमात्र उपाय था। पहले उन लोगों को नदी के द्वारा ही अंदर जाना पड़ता था, लेकिन 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां के मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीकों से खेती कर रहे हैं। विकास की गतिविधि के कारण जैव विविधता, वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। और वर्षा वन में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? यूपीएससी ने इस सवाल को पीटी में पूछा था। पीटी में पूछा है, क्या पूछा कि वर्षा वन के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? तो वर्षा वन के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वहाँ पर फिर से वन उगाना, अगर एक बार आपने वन काट दिया तो वहाँ पर फिर से वन उगाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो अभी वर्तमान में आपको वन दिखते हैं, इनको उगने में हज़ारों साल लगे हैं। और ये वहाँ की खासियत क्या होती है? बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो बहुत ज़्यादा वर्षा में, वर्षा वन में क्या होता है, उनकी मिट्टी को अगर आप खुले छोड़ दोगे तो मिट्टी की ऊपरी परत जो है उसको वर्षा अपने साथ बहा कर लेकर चली जाती है और उसका मिट्टी बंजर के जैसे हो जाता है। इसलिए वर्षा वन को अगर आपने एक बार काट दिया तो वहाँ पर दोबारा वन उगाना ना के बराबर में होता है, मुमकिन ही नहीं होता है। जब तक वो वहाँ पर है तब तक वो वहाँ के मिट्टी की रक्षा कर रहा है और मिट्टी पर पेड़ उगना संभव होता है। यूपीएससी ने पीटी में पूछा था कि वर्षा वन को फिर से उगाना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि वर्षा क्या करती है, ऊपर के पूरी की पूरी परत को बहा कर लेकर चली जाती है। इतनी तेज़ वर्षा होती है, रोज़ वर्षा होती है वहाँ पर, जिसके कारण से वहाँ पर क्या होता है, मिट्टी में वहाँ पर उत्पादकता कम हो जाती है और भूमि बंजर में बदल जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, भूमि बंजर में बदल जाता है, जिसका कुछ भी समाधान संभव ही नहीं होता उन इलाकों में। और हम लोग आगे अपने देश में अमेजन के बाद गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। अब इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। ये देखिए यहाँ पर, ये रहा गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से जो बनने वाला इलाका होता है उसी को गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहा है। तो देख सकते हैं चीन के तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में दिबांग के समीप मुड़कर ऐसे देश में घुस जाती है, फिर ऐसे बांग्लादेश से बहकर ये हिंद महासागर में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये पूरा गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, इसको तो आप अच्छे से परिचित होंगे ही। इस बेसिन की मुख्य विशेषता है कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झीलें पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म और शीत ऋतु में ठंड होती है। कहाँ पर? तो ये तो आपको पता ही होगा, अभी ठंड शुरू होगी कुछ दिनों में। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसे अन्य नामों का पता लगाइए। इसका अन्य नाम क्या क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम क्या क्या है बताइए मुझे। तिब्बत में इसको किस नाम से कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में क्या नाम है, ये आप मुझे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिन क्षेत्र विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। अब देखिए यहाँ पर जीवन बहुत आसान होता है। मैदानी भागों में ब्रह्मपुत्र से शुरू कीजिए और गंगा, यमुना, सिंधु के मैदान में देखेंगे तो आपको जीवन आसान दिखेगा। यानी कि ऐसा नहीं है पहाड़ों के जैसे जीवन कठिन नहीं होता, रेगिस्तान के जैसे जीवन कठिन नहीं होता। इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शहरों को बसाना, यहाँ पर सड़क बनाना, यहाँ पर रेल मार्ग बसाना, यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित करना, कुआँ खोदना, यहाँ पर पानी का प्रबंध अच्छा है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। कृषि भी अच्छे से हो सकती है। इसीलिए इस इलाके में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। दुनिया का सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी पॉपुलेशन वाला ये जगह है गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु का मैदान। ओके, अब अगला है कि यहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर हर तरीके के खाने पीने से लेकर सिल्क वगैरह सब कुछ उगाया जाता है। यहाँ पर चाय वगैरह भी दिखेंगे आपको। असम और पश्चिम बंगाल में चाय के बागान दिखेंगे, बिहार में भी है कुछ चाय के बागान। सिल्क वगैरह दिखेंगे आपको। धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, आम, महुआ सब कुछ यहाँ पर मिलता है। विभिन्न भूभाग के अनुसार वनस्पति में विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान सागवान, साखू, पीपल के साथ साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ऐसे पेड़ जो पत्ते गिरा देते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में बने घास के बने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु, तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़ व देवदार के शंकुधारी पेड़ भी पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, हिमाचल में जब आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर खूब ठंड है। खूब ठंड के कारण वहाँ पर चीड़ पाए जाते हैं। चीड़ और शंकुधारी
शंकुधारी वन। शंकुधारी वन का मतलब होता है, अभी मैंने बताया, जो शंकुनुमा होता है, इस प्रकार से आकार होता है उस वन का, इस प्रकार से आकार होता है उस वन का, ये वन पाए जाते हैं और ये शंकुधारी वन कहा जाता है। इस तरह से आकार होता है उन वनों का, इस तरह से आकार होता है। ओके, शंकुधारी वन पाए जाते हैं भारत में भी। भारत में टुंड्रा प्रदेश के भी वन पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया था वो टुंड्रा प्रदेश बिल्कुल ठंडा सा, कहाँ पर, तो हिमालय के बिल्कुल सबसे ऊपर इलाकों में टुंड्रा प्रदेश के वन भी दिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पर वन है, सब कुछ है, तो यहाँ पर बहुत सारे जानवर भी रहते हैं, जिसमें सींग हो, गेंडा हो सकता है, मगर हो सकता है, शेर, भालू, बाघ, सब कुछ यहाँ पर दिखेंगे आपको। ओके, अब यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी जीव रहती है जो अंधी होती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सूसू कहा जाता है और इसके बारे में बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। 69 बीपीएससी में एनसीईआरटी सवाल था। 2 लाइन तो 2 स्टेटमेंट तो एनसीईआरटी से ही था, बाकी 2 करंट के सवाल थे। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के और लवण जल, मीठे जल में ऐसे जल जिसमें नमक नहीं होता है, एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसको स्थानीय भाषा में सूसू कहते हैं। सूसू क्यों कहा जाता है? क्योंकि आंख से देख नहीं चलती, आगे बढ़ने के लिए अपनी आवाज़ का प्रयोग करती है, सूसू करती है ये, इसी कारण इसका शिकार भी बहुत आसानी से हो जाता है बेचारी का। सूसू की उपस्थिति जल की शुद्धता का पता चलता है। सूसू वहीं पर रहती है जहाँ पर जल शुद्ध होता है। और गंगा नदी में जैसे हम बात करते हैं कि हम बहुत सारे जहाज़ चलाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो उससे किसका नुकसान होगा? तो यही डॉल्फिन का नुकसान होगा। रासायनिक अधिक वाले मात्रा, गैर उपचारित औद्योगिक व शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं और अंधाधुंध शिकार, बहुत ज़्यादा आवाजाही, पानी का कम होना, पॉल्यूटेड पानी होना, इसके कारण से इन जीवों को ये जान पर बनाई है और ये बेचारे बहुत परेशान हैं। बस उसके बाद से क्या है, इसके किनारे बहुत सारे पर्यटक स्थल भी हैं। ताजमहल से लेकर इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ और उसके बाद असम में भी जाएंगे तो गुवाहाटी, और असम का जो और भी बहुत सारे शहर हैं। बिहार में जाएंगे तो पाटलिपुत्र, और कौन सा है, सिमरिया घाट भी तो है ये, और सुल्तानगंज भी तो है, कानपुर भी तो है, इलाहाबाद भी तो है, बनारस है। कितने सारे खूबसूरत खूबसूरत जगह नदियों के किनारे स्थित होते हैं। नदियां जीवन का आधार होती हैं इन एरिया में। तो ये पूरा था कि नदी बेसिन किस में, तो ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में किस तरह से लोग जीते हैं, अमेजन नदी बेसिन में किस तरह से लोग जीते हैं। 2 चैप्टर मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया। अगला चैप्टर है शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। 9 और 10 चैप्टर जो है ये अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे और आपका 7th का एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी।